हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला। दिस इज आवर क्लास ऑफ मैराथन बैच, जिसमें कि हम लोग लीगल रीजनिंग का आज एक बहुत क्रूशियल टॉपिक करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2। लास्ट क्लास में हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 कवर हो गया था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। और आज की क्लास में येट अनदर क्लास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2, जिसमें कि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिट्स। होती क्या है रिट्स? जैसा हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जाएंगे तो उस केस में आप लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 रिट फाइल कर सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी मूव कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, जो आपका फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से है। तो वहां पर आप डायरेक्टली उस रिट को फाइल कर सकते हैं अंडर सुप्रीम कोर्ट। होती क्या है रिट्स? प्रेरोगेटिव रिट्स होती हैं आपकी टोटल 5 टाइप्स की: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरी, को वारंटो एंड प्रोहिबिशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट्स होते हैं और ये आपकी सारी रिट्स होती हैं। तो जब भी फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे, आप इन पांचों में से कोई भी रिट फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हेबियस कॉर्पस, जो कि आपका इलीगल अरेस्ट या इलीगल डिटेंशन के केस में आप फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में लैटिन वर्ड ऑफ हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, इस रिट को यूज किया जाता है फंडामेंटल राइट जब भी इन्फ्रिंज होते हैं, जब भी किसी की लिबर्टी ले ली जाती है कहीं पे भी जाने की अनलॉफुल डिटेंशन के केसेस में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप इस रिट को फाइल कर सकते हैं। Writ can be filed in Supreme Court और High Court against both private and the public authorities. Generally जितने भी फंडामेंटल रिट्स होते हैं आपके, वो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज या पब्लिक बॉडीज के अगेंस्ट फाइल कर सकते हो, लेकिन हेबियस कॉर्पस आप एक प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हो। हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जाता कौन कौन से केसेस में? जब भी डिटेंशन लॉफुल हो, मतलब कि जो भी अरेस्ट हुआ है अगर वो लॉफुल प्रोसीजर से हुआ है तो हेबियस कॉर्पस फाइल नहीं होगी। जब भी प्रोसीडिंग है कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर को लेके या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेके, तब वहां पर हेबियस कॉर्पस नहीं फाइल होगी। जब भी जो डिटेंशन किया है वो एक कंपीटेंट कोर्ट अथॉरिटी ने किया है, तब भी आप नहीं फाइल कर सकते। सिमिलरली अगर डिटेंशन है आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, तब भी हेबियस कॉर्पस की रिट नहीं फाइल होगी। सो अल्टीमेटली हेबियस कॉर्पस तब जनरली आप फाइल कर सकते हैं जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको आपके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट ना बताए, वो एक अनलॉफुल डिटेंशन हो। साथ के साथ अगर मैजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स नहीं पेश किया गया, या तो पुलिस ऑफिसर को आपको रीजंस बताने अपने अरेस्ट के, या पुलिस ऑफिसर के पास सेकंड ऑप्शन है कि विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो भी जुरिसडिक्शन का होगा वहां पर लेके जाया जाए जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज पुलिस ऑफिसर ने नहीं की, तो कोई भी नियर वन या डियर वन हेबियस कॉर्पस की रिट को फाइल कर सकता है। द रिट ऑफ मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड। तो इन द रिट ऑफ मैंडेमस द हायर कोर्ट, मैं सिर्फ हाई कोर्ट नहीं कहूंगी, हायर कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रिब्यूनल को ऑर्डर दे सकते हैं। तो हायर कोर्ट्स जो होते हैं वो कमांड करते हैं लोअर कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को भी कर सकते हैं, और आपके किसी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी को भी कमांड कर सकते हैं। इसमें आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आ जाएंगी, उनको ये कमांड कर सकते हैं कि कोई भी नेसेसरी डायरेक्शन अगर उनको फॉलो करनी चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तो वहां पर मैंडेमस की रिट फाइल करी जा सकती है। सो इन दिस केस दिस कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफिशियल, अगर वो पब्लिक ऑफिशियल अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा या रिफ्यूज कर रहा है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो आप रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और वो कमांड करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को कि अपने काम को सही तरह से करें, या कोई अपने काम को रिज्यूम करे अगर उसने काम नहीं करा है तो। पब्लिक ऑफिशियल्स के अलावा किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट मैंडेमस की रिट फाइल हो सकती है। मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप किसी भी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट मैंडेमस की रिट नहीं फाइल कर सकते। मैंडेमस को कब कब इशू नहीं किया जाएगा? अगर आप कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन चाहते हैं जिसमें कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, आप गवर्नमेंट बॉडी को ऐसा करने के लिए कुछ कह रहे हैं जो उनके स्टैट्यूट में, उनकी रूल बुक में नहीं लिखा, तो उस चीज के लिए आप मैंडेमस की रिट को नहीं फाइल करेंगे।
अगर आप किसी को ऐसा काम करवाएं जो कि वो डिस्क्रिशनरी वर्क में आता है लेकिन मैंडेटरी वर्क में नहीं आता, मतलब वो वर्क गवर्नमेंट ऑफिशियल के डिस्क्रिशन पे होगा, उसकी मर्जी के हिसाब से होगा, तो मैंडेमस की रिट फाइल नहीं होगी। टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जितने भी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स होते हैं, तो प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए मैंडेमस नहीं फाइल होगा। मैंडेमस अगेन कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और ऑल्सो द गवर्नर्स। अगेन आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी मैंडेमस की रिट को नहीं फाइल कर सकते। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है इस केस में अगेन जो आपके हायर कोर्ट्स होते हैं वो प्रोहिबिट करते हैं लोअर कोर्ट्स को टू डू नॉट क्रॉस देयर लिमिट्स। Whenever any lower court is working outside their jurisdiction, तो हायर कोर्ट में आप ये रिट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट को ये बोला जाएगा लोअर कोर्ट को कि यू आर प्रोहिबिटेड टू वर्क आउटसाइड योर जुरिस्डिक्शन, आउटसाइड योर वर्किंग एरिया। तो यहां पर अगेन अ लोअर कोर्ट कैन बी डायरेक्टेड द रिट ऑफ प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सीडिंग देयर जुरिस्डिक्शन और यूसर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन, मतलब जो एरिया उनके कंट्रोल में नहीं आता उनके अगेंस्ट आप प्रोहिबिशन की रिट फाइल कर सकते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल बॉडीज ओनली और एनी क्वासी जुडिशियल बॉडीज, मतलब आप एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अगेंस्ट प्रोहिबिशन की रिट नहीं फाइल कर सकते। इसको आप इशू नहीं करवा सकते एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट। सर्शरी का मतलब होता है टू क्वैश, टू क्वैश का मतलब होता है टू कैंसल द ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो जब कभी भी आपको लोअर कोर्ट्स के कोई ऑर्डर्स या जजमेंट या वर्डिक्ट को कैंसिल कराना होता है, क्वैश कराना होता है, आपको लगता है कि वहां पे एरोनियस जजमेंट है, एरर इन द लॉ है, फैलेसी इन द लॉ है और गलत जजमेंट आई है, तो आप हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उस जजमेंट को कैंसिल करा सकते हैं अगर आपके केस में मेरिट्स हैं तो लिटरल मीनिंग ऑफ सर्जरी इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। दिस रिट इज इशूड बाय द कोर्ट इन द हायर अथॉरिटी और ये लोअर अथॉरिटी को ये गाइड करता है कि आइदर ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद देम टू इटसेल्फ और इवन क्वैश द ऑर्डर्स ऑफ इट। इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड्स जब भी एक्सेस जुरिस्डिक्शन में काम किया लोअर कोर्ट ने, या देयर वाज लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन जहां उनको काम नहीं करना चाहिए था या जहां करना चाहिए था वो नहीं किया, या देयर वाज एन एरर पर्टेनिंग टू द लॉ। It only prevents only not and also cures the mistakes in the judiciary। तो जितनी भी mistakes होती हैं अगर लोअर कोर्ट से आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हो by the way of certiorari writ। 1991 से पहले सर्शरी की जो रिट थी वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट थी, एडमिन बॉडीज के अगेंस्ट नहीं थी। आफ्टर 1991 सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि सर्शरी की रिट हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अगेंस्ट भी इशू करा सकते हैं अगर किसी के इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट के वायलेशन की बात हो रही है, लेकिन इस रिट को आप लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट इश्यूज नहीं करा सकते। सिमिलरली अगर आप चाहें कि किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट आप इस रिट को इशू करना चाहेंगे तो वो अवेलेबल नहीं होगा। को वारंटों का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट द पर्सन इज सिटिंग इन द ऑफिस। तो ये तब होता है जब आपको लगता है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है जो एक पब्लिक ऑफिस में बैठी है और आपको लगता है कि शायद उनको जो ये पब्लिक जॉब मिली है, जो गवर्नमेंट जॉब मिली है, शायद वो किसी गलत तरीके से, किसी करप्ट मेथड्स के थ्रू मिली है, वो लेजिट तरीके से वहां जॉब पर नहीं बैठे, तो आप उस पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट को वारंटों की रिट फाइल कर सकते हैं और वहां पर ऑफिसर को कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि बाय व्हाट ग्राउंड द पर्सन इज सिटिंग इन दैट ऑफिस। तो यहां पर अगेन ये रिट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी इशू कर सकता है टू प्रिवेंट अल्टीमेटली द इलीगल यूसर्पेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन। इस रिट के थ्रू आप लीगैलिटी ऑफ द क्लेम पर जा सकते हो कि बाय व्हाट वारंट दैट पर्सन इज एक्चुअली हैविंग दैट ऑफिस। को वारंटों को इशू करा जा सकता है इन एनी सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर जो कि किसी स्टैट्यूट ने क्रिएट करा है और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अगेन इसको आप प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकते। मतलब आप जाके किसी भी प्राइवेट बिजनेसमैन से ये नहीं बोल सकते कि तुमने अपने बेटे को ही चेयरमैन क्यों बनाया, तुमने मुझे चेयरमैन क्यों नहीं बनाया, बाय व्हाट वारंट, जबकि मैं आपके बेटे से ज्यादा क्वालिफाइड हूं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट को वारंटों की रिट नहीं फाइल हो सकती। Some general facts about the writs। आर्टिकल 32 एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि रिट्स इशू होंगी।
1950 से पहले सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास को पास थी रिट इशू करने की, बट नाउ ईच एंड एवरी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू डू इट। आर्टिकल 226 एम्पावर करता है हमारे इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स को कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। ये जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमने इंग्लिश लॉ से बोरो किया है, जहां पर इनको बोला जाता है प्रेरोगेटिव रिट्स। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है गवर्नमेंट, हमारी स्टेट की ड्यूटीज, उनके काम जो उनको करने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, बट ये जस्टिसिएबल बाय लॉ नहीं होते। जस्टिसिएबल बाय लॉ का क्या मतलब होता है? दे आर नॉट जस्टिसिएबल बाय लॉ। दैट मीन्स अगर डीपीएसपी में जो भी चीजें मेंशन है, अगर किसी वजह से गवर्नमेंट वो चीजें नहीं कर पा रही है, नेगेटिव कुछ नहीं कर रही है, लेकिन किसी वजह से अपने, ये अल्टीमेटली आप ये कुछ ऐसा समझ सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो किसी वजह से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट्स में केस नहीं फाइल कर सकते कि दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी इज नॉट डूइंग और फुलफिलिंग व्हाट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉमनली नोन एज डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं जो पॉलिटिकल ऑर्गन्स के सारे फंक्शंस बताते हैं और उनको उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक गोल्स बताते हैं जो उनको सोसाइटी के लिए और सिटीजन्स के लिए करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में, जो आउटलाइन करते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑल द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स। इट इज टेकन फ्रॉम दी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्सेप्ट को हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और ये बोलता है कि इट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट, जिसका काम होना चाहिए वेलफेयर स्टेट का अपने सिटीजन्स का भला करना। तो आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी गोल होता है कि हमें एक अचीवमेंट चाहिए लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन का प्लस लोकल एंड अदर अथॉरिटीज का, अगेंस्ट विद देयर सक्सेस ऑफ फेलियर कैन बी मेजर्ड। डीपीएसपी को क्लासिफाई किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंडर, द सोशलिस्ट डीपीएसपी, द गांधीयन डीपीएसपी एंड द लिबरल डीपीएसपी। लेट्स क्विकली हैव अ लुक ऑन देम। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी आपके इंश्राइंड है आर्टिकल 38 से। तो आर्टिकल 38 में लिखा है कि वेलफेयर करना है सोसाइटी का, कैसे कि हमें सोशल जस्टिस लेके आना है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है स्टेट को। आर्टिकल 39 ये बोलता है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब बेसिक अमेनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, बेसिक चीजें, शेल्टर अपनी सिटीजन्स को प्रोवाइड करेंगे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे सारे रिसोर्सेज का कम्युनिटीज के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, preventing the concentration of wealth, means of production, equal pay for equal work रहना चाहिए for men and women without the discrimination based on gender. The government has to preserve the health and strengthen the workers and children against the forcible abuse. So they have to prevent the abuse. They have to provide the opportunity for the healthy development of children. आर्टिकल 39A में लिखा है कि गवर्नमेंट को प्रमोट करना है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। तो यहां पे लिखा है कि फ्री लीगल एड टू पुअर का मतलब है कि सपोज कि किसी पुअर पर्सन पे क्रिमिनल केस चल रहा है, ये सिविल केसेस में नहीं होता, क्रिमिनल केसेस में होता है। क्रिमिनल केसेस में अगर किसी पुअर पर्सन पे केस चल रहा है और उस पर्सन के पास पैसे नहीं है कि वो लॉयर, अपना डिफेंस लॉयर रख सकता है, तो स्टेट उसको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड करेगी। आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, सब कुछ मेंटेन करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना है, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आर्टिकल 42 बोलता है कि गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने हैं जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ आल्सो दैट शुड बी गिवन टू वुमेन। आर्टिकल 43 बोलता है कि यहां पर एक सिक्योर करना है लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं सरकार को फॉर द लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है टू ऑल द वर्कर्स। आर्टिकल 43A बोलता है कि यहां पर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने हैं कि वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा, मतलब ट्रेड की जितनी भी यूनियंस वगैरह हैं उनको रेगुलेट एंड मॉडरेट करे। 47 कहता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है, इंक्लूडिंग द पब्लिक हेल्थ। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 40, जो ये बोलते हैं कि दे आर डिपेंडेंट ऑन द आइडियोलॉजीज प्रोपोगेटेड बाय गांधी जी थ्रू आउट द नेशनल मूवमेंट,
तो यहां पर कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आर्टिकल 40 से ये शुरू होते हैं डीपीएसपी, जो कहते हैं हमें प्रमोशन करना है विलेज पंचायत का, मतलब सब ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, न्याय पंचायत, इस तरीके की पंचायत होनी चाहिए हर विलेज में, जो जस्टिस प्रोवाइड करे और उनको नेसेसरी पावर्स मिलनी चाहिए। प्रमोट करनी चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस पे। प्रमोट करनी चाहिए गवर्नमेंट को द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसके जरिए काफी लोग लोन ले सकते हैं और सोसाइटीज एग्रीकल्चर को भी मेंटेन करती हैं। प्रमोट करना है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द selected classes like SCs, STs and other weaker sections. आर्टिकल 47 में प्रोहिबिशन है ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 48 बोलता है कि गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करना है द स्लॉटर ऑफ काउस, तो स्लॉटर ऑफ काउस इज बैन इन इंडिया। एनी फॉर्म ऑफ डूइंग सेम थिंग इज पनिशेबल एंड अदर मिल्चिंग एनिमल्स लाइक ड्रॉट कैटल एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स। तो यहां पर साइंटिफिक ब्रीडिंग को प्रमोट करना रहेगा गवर्नमेंट को, दैट इज इंपॉर्टेंट। The liberal intellectual principles of DPSP are reflecting from Article 44. तो ये बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल, मतलब रिलीजन बेस्ड लॉज नहीं होने चाहिए। अभी जैसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड धीरे धीरे आने वाला है, करेंटली गोवा में देयर इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल 6 years of age। आर्टिकल 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन करनी है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की ऑन दी मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। 48A कहता है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट करनी है गवर्नमेंट को एनवायरमेंट की, और एनवायरमेंट को मेंटेन करना है इंक्लूडिंग द फ्लोरा एंड फौना, मतलब वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। दैट्स व्हाई देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज इन केसेस ऑफ द हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ द एनिमल्स। आर्टिकल 49 में प्रमोट करना चाहिए हमारे मॉन्यूमेंट्स को, कल्चरल हेरिटेज को, जितने भी हमारे हिस्टोरिक साइट्स हैं उनको प्रमोट एंड सेफगार्ड करना है। आर्टिकल 50 कहता है कि ऐसे प्रिंसिपल्स क्रिएट करने हैं जहां पे सेपरेट जुडिशरी हो एग्जीक्यूटिव से, दैट इज व्हाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज इवन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51 बोलता है कि हमें प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन पार्ट 3 में आपका था फंडामेंटल राइट्स, जो कि जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब है अगर आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होंगे तो आप कोर्ट में मैटर फाइल कर सकते हो। पार्ट 4 में है आपके डीपीएसपी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। ऑल्दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही बात कहता है कि कभी भी कोई भी डीपीएसपी इस लाइन में नहीं जाना चाहिए जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। अगर इन केस अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पर हमें लगता है कि फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्ट 3 will actually come on the top priority and part 4 DPSP will not be given the more significance in such cases. सो क्रूशियली सिग्निफिकेंट है गवर्नेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके सारे हैं इंश्राइंड। इट कुड इंश्योर द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस थ्रू पीरियड ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व, दो द लैटर, that is part 4, is a subset of rights that could not be deemed justiciable. The state nonetheless is obligated to do everything to take a holistic approach by enacting the laws. Whenever the state and legislature is enacting any laws along the lines of DPSP, तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा, खास ध्यान देना पड़ेगा कि as per the basic structure of constitution, आप fundamental rights को abrogate या violate करते हुए कोई भी new laws नहीं बना सकते। मूविंग अहेड, सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है कि वी हैव मेजरली 3 ऑर्गन्स ऑफ आवर गवर्नमेंट, और इनके बीच में पावर्स को राइटली डिवाइड किया गया है। दैट इज नंबर 1 इज एग्जीक्यूटिव, नंबर 2 इज लेजिस्लेचर एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर होती है आपकी लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव होती है आपकी लॉ एडमिनिस्ट्रेटिंग बॉडी, लॉ अप्लाइंग बॉडी, और जुडिशरी होती है आपकी लॉ चेकिंग बॉडी, जो लॉ को चेक करती है कि लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो सजा मिलनी चाहिए। तो इन तीनों ऑर्गन्स में पावर्स को इक्वली डिवाइड किया गया है, तो दोनों तीनों ही एक दूसरे के एरियाज में डाइवर्ज नहीं करते। बट जुडिशरी सबसे ऊपर है कि अगर सपोज लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है तो जुडिशियल रिव्यू लेके अगर वो लॉ वायलेटिव है तो उसको कैंसिल आउट किया जा सकता है। दैट पावर इज देयर विद द जुडिशरी।
तो कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में, इन केस अगर कोई और फ्रिक्शन क्रिएट होता है बिटवीन द थ्री ऑर्गन्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा प्राइमरी इंपॉर्टेंस देके कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके हिसाब से मूव किया जाएगा और फ्रिक्शन को रिजॉल्व किया जाएगा. तो वी हैव अगेन द थ्री बॉडीज, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. दे डिराइव देयर एग्जिस्टेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी की पावर्स, इनकी लिमिट्स ऑफ द पावर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका आपस में इंटरेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, इनकी फंक्शनैलिटीज कैसे होनी चाहिए, जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन कैसे रहेगा, वो सारे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. हर ऑर्गन के अपने फंक्शंस, अपने टर्म्स, अपने इंटेंट, अपनी एक्टिविटीज क्लियरली अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया जाएगा ताकि हार्मोनियसली मैटर को रिजॉल्व किया जा सके. हर ऑर्गन अकाउंटेबल है टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, अनदर एज कस्टोडियंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. इंडियन पार्लियामेंट को प्रीएमिनेंट प्लेस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में और सुप्रीम रिप्रेजेंटेशन, एंड लेजिस्लेचर बॉडी को ऑन द अदर हैंड इज एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस एंड ऑपरेट विद इन द कन्फाइंस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. लेजिस्लेचर इज अकाउंटेबल टू सिटीजंस वाया इलेक्शंस. Executive is accountable to citizens through provisions. That is responsible to the House of Legislature, and in the sense, judiciary is also accountable to citizens because it is the sole responsibility of judiciary to maintain and be the custodian of citizens' rights and is to defend the constitution that is there. Understanding the federal and unitary structure. तो हमें ये बोला जाता है कि वैसे तो फेडरलिज्म है लेकिन वी आर एक्चुअली द क्वासी फेडरल, क्योंकि यहां पर यूनिटरी का बायस है. प्रीएमिनेंट प्लेस जो है वो यहां पर यूनिटरी को दी गई है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है, लेकिन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. तो क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में फेडरल है या यूनिटरी है. और अगर हम सच बताएं और ट्रू मायने में बात करें, जो डॉक्टर डी बसु, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर एंटायरली फेडरल नॉर यूनिटरी. इन फैक्ट इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. देयरफॉर वी आर नोन एज द quasi-federal system, almost federal, that means. Therefore, we may reasonably conclude that it is predominantly federal plus some unitary characteristics are there. Majorly हम federal हैं, separation of powers है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो unitary structure से हमने ली हैं. History of Indian federalism and Indian centralized structure never ceases to amaze the most scholars. Indian constitution stand out करता है क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन इसको माना जाता है, सबसे ज्यादा डिफरेंट माना जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द फ्यूजन, इट्स द ब्लेंड ऑफ बोथ सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूशन इज क्राफ्टेड इन सच अ वे कि हमें एक जंक्शन चाहिए फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का, हमें एक बोथ हाइब्रिड सिस्टम चाहिए. देयरफॉर द वर्ड फेडरलिज्म इज देयर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें आपके फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. लाइक एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ पावर्स है सेंटर और स्टेट के बीच में. अगेन आपकी रेजिडुअरी पावर्स होती हैं जहां पर वी हैव द थ्री लिस्ट, दैट इज द सेंटर लिस्ट, उसमें अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सेंटर गवर्नमेंट लॉ बनाती है. स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बनाती हैं और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती हैं. पर इन केस अगर फ्रिक्शन आएगा तो यूनियन गवर्नमेंट को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी जाएगी. Despite the countless debates and ideas by several constitutions, scholars ने कहा कि ultimately Indian constitution है federal structure में, but it has both the features of unitary and federal system. Now let's understand the federal features of the Indian constitution. तो कौन-कौन से फीचर्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल फीचर्स देते हैं, जैसे कि यूएस में है जहां पे प्रॉपरली डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. तो कुछ फेडरल फीचर्स हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, टोटली पावर्स डिवाइडेड है. रेजिडुअरी लिस्ट के हिसाब से सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट अवेलेबल है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी है. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, प्लस द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, दैट इज द अगेन अ फेडरल फीचर. कुछ फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी सोल देते हैं, यूनिटरी फीचर्स देते हैं, दैट इज ऑल सिंगल सेंट्रल ऑल पावरफुल. तो मतलब सबसे ज्यादा यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है. इवन अगर हम लिस्ट की बात करें तो सपोजिडली कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर दोनों स्टेट और यूनियन लॉज बनाती हैं तो सेंटर के लॉज हमेशा ऊपर रहेंगे, स्टेट के लॉज को सबसाइड कर दिया जाएगा. गवर्नमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सिंगल सिटीजनशिप भी हमारा यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है.
देयर इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम अल्टीमेटली, एंड देयरफॉर इमरजेंसी प्रोविजंस में सारी पावर्स रेस्ट टू द स्टेट ओनली। तो ये भी आपका एक यूनिटरी फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ लेट्स अप्लाई द नॉलेज ऑफ द अमेंडमेंट प्रोविजंस। तो अमेंडमेंट प्रोविजंस हैं क्या एक्चुअली, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हैं जो आर्टिकल 368 के पार्ट 20 में मेंशन है, जो कहता है कि अगर कभी भी अमेंडमेंट करनी है तो बाय स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू कर सकते हैं, प्लस अगर कुछ अमेंडमेंट्स के लिए स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, प्लस रैटिफिकेशन मतलब ओके चाहिए होता है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स का। तो ये दो प्रोसीजर्स होते हैं अमेंडमेंट के, जहां पर सिंपल मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है इन द पार्लियामेंट्री प्रोविजंस बाय द वोटिंग ऑफ द हाउसेस। द लिस्ट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स कैन बी फाउंड बिलो। 3 वेज होते हैं जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। नंबर 1 होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो जो आर्टिकल्स उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं है वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट और चेंजेस किए जा सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट की, जहां पे स्पेशल मेजॉरिटीज की जरूरत होती है। थर्ड काइंड ऑफ अमेंडमेंट तब होती है जब स्पेशल मेजॉरिटी भी होगा, साथ साथ आधे से ज्यादा स्टेट्स का रैटिफिकेशन और ओके भी होगा, तभी वो अमेंडमेंट को प्रोसेस किया जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोविजंस हैं जो पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी से हो सकते हैं। कौन कौन से हैं वो सिंपल मेजॉरिटी वाले प्रोविजंस? अगर आपको कोई भी नई स्टेट्स क्रिएट करनी है या एस्टैब्लिश करनी है तो सिंपल मेजॉरिटी इज देयर। जब भी कोई न्यू स्टेट्स बनानी है या एरिया को ऑल्टरनेट करना है, बाउंड्री को मॉडिफाई करना है, अगेन सिंपल मेजॉरिटी। अगर कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को नया क्रिएट करना है या कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैंसिल करना है, वो भी इसमें होगा। सेकेंड शेड्यूल में अगर कुछ इमोल्यूमेंट्स करने हैं तो वो भी इसमें जाएंगे। अगर गवर्नमेंट को अलाउंसेस, प्रिविलेजेस या प्रेसिडेंट के ऑन दैट स्पीकर्स, गवर्नर्स या इनके सैलरी स्ट्रक्चर को लेके कोई भी चीजें डिस्कस करनी है या चेंजेस करने हैं, दैट कैन बी अटेन्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसके अलावा कोरम इन द पार्लियामेंट, सैलरी अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो भी प्रोसीजर्स हैं पार्लियामेंट के, जो भी प्रिविलेजेस, द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पार्लियामेंट में किस लेवल तक यूज होगी, नंबर ऑफ प्यून जजेस सुप्रीम कोर्ट, कॉन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट, तो ये सब चीजें आपकी सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट प्रोसीजर से चेंज की जा सकती हैं। Apart from that, citizenship acquisition termination, election of the parliament and state legislature, delimitation of constituencies, union territories का demarcation कैसे रहेगा, 5th schedule में जो administration of scheduled areas या scheduled tribes हैं वो कैसे रहेगा, 6th schedule में administration of tribal areas है, ये सब कुछ simple majority के थ्रू हो सकता है। Now comes कौन कौन से provisions आपके special majority लेंगे तभी amendable होंगे। तो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं स्पेशल मेजॉरिटी वाले प्रोविजंस जिसमें आपके होंगे? एक्चुअली में होता क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और दोनों हाउसेस के मोर देन 50% मेंबर्स रैटिफाई करेंगे, दैट इज द 2/3 मेंबर्स ऑफ ईच हाउस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल मेंबरशिप मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कंप्राइजिंग द हाउसेस। Special majority is required only for voting and at the third reading stage by the way of abundant caution that is being provided. कौन कौन से provisions हैं जिनको amend किया जाएगा special majority से? जैसे कि आपका fundamental rights, directive principles of state policy, all other provisions which are not covered in the first and third category, वो by default आपका special majority में जाएगा। कौन कौन से यहाँ पर ऐसे provisions होते हैं जहाँ पे special majority भी चाहिए प्लस स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स का रैटिफिकेशन भी चाहिए। ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर ये सब कुछ चाहिए होगा। तो दीज आर द प्रोविजंस इन दिस केसेस। इट डज नॉट मैटर द मोमेंट ऑफ हाफ स्टेट्स गिवन द कंसेंट, देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच दीज स्टेट्स शुड गिवन देयर कंसेंट। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, स्टेट्स जितनी जल्दी अपना कंसेंट दे दे उतना अच्छा है। फॉलोइंग आर द प्रोविजन, जैसे अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है किस तरीके से होना है, किस लेवल तक एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए यूनियन एंड स्टेट में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर्स का जो यूनियन और स्टेट के बीच में है, जो भी लिस्ट मेंशन है 7th शेड्यूल में, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा पार्लियामेंट में, और पावर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, दैट इज 368 इटसेल्फ।
इन सब तरीकों से जब भी आपको इन सब चीजों में चेंजेस लेके आने हैं तो आपको चाहिए होगा स्पेशल मेजॉरिटी प्लस द रैटिफिकेशन एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। क्या स्कोप है अमेंडेबिलिटी का? कॉन्स्टिट्यूशन को किस लेवल तक आप अमेंड कर सकते हो? प्रेजेंट पोजीशन ये कहती है कि आर्टिकल 368 ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट को अभी डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, बट फेमस केस था केशवानंदा भारती का जिसमें बताया गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते, वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर स्टेट का मतलब है डीपीएसपी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी दैट इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 14, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी जो कि प्रियम्बल में मेंशन है, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म होना कि हम लोग सब रिलीजन्स को इक्वल पैरिटी देंगे, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, पावर्स का सेपरेट होना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पार्लियामेंट्री सिस्टम दैट इज द डुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लिमिटेड पावर पार्लियामेंट का होना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, ये नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स को ही अमेंड कर दोगे, डिलीट कर दोगे चैप्टर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वासी फेडरल या फेडरल होना, रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, क्रिएटिंग हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी और रीजनेबलनेस होना, ये सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। What are the fundamental duties? Fundamental duties are enshrined in Article 51A. स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में बताया कि कौन कौन सी हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 42nd अमेंडमेंट में इंसर्ट हुई थी। 86th अमेंडमेंट में 2002 में लेटर 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हो गई थी। फंडामेंटल ड्यूटी डील करती हैं आर्टिकल 51A में जो बताती हैं कि इंडिविजुअल्स के क्या ड्यूटीज हैं और अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलती, लेकिन अगर आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज का डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पनिशमेंट या डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। लेट्स क्विकली हैव द लुक ऑन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अबाइडिंग बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, अपने नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, हमारी कंट्री के नोबल आइडियल्स को फॉलो करना जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करना अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, अपनी कंट्री को डिफेंड करना और नेशनल सर्विस रेंडर करना अगर बोला जाए तो, हार्मनी और ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, ट्रांसेंडिंग ऑल द रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन सेक्शनल डाइवर्सिटीज ताकि आप जितनी भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस हैं उनको अबॉलिश कर सकें, प्रिजर्व करना अपने रिच कल्चरल हेरिटेज को जिसमें कि सारे आपके कल्चरल मॉन्यूमेंट्स भी आएंगे, प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना नेचुरल एनवायरनमेंट को जिससे कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, दैट विल इंक्लूड ऑल द एयर एंड वाटर लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना, डेवलप करना, ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे स्पिरिट ऑफ इंक्विजिटी एंड रिफॉर्म लेके आना, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक न्यूसेंस ना क्रिएट करना और वायलेंस को अवॉइड करना, स्ट्राइव करना एक्सीलेंस के लिए इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कैन ऑल्सो प्रॉस्पर, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड और द वार्ड बिटवीन एज 6 to 14 जो कि आपका राइट टू एजुकेशन में भी एंश्राइंड है आर्टिकल 21 में। तो ये भी ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट में कि हमें बच्चों की प्राइमरी फ्री एजुकेशन के लिए ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए और मेजरली स्टेट का डीपीएसपी भी होना चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंस फंडामेंटल ड्यूटीज की? ये रिमाइंड कराते हैं हर इंडियन सिटीजन्स को कि उनकी ड्यूटी बनती है उनके देश के प्रति, तो उनकी फेलो सिटीजन्स के प्रति और अपनी सोसाइटी के प्रति। ये वार्म करते हैं सिटीजन्स को अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज। ये इंस्पायर करती हैं सिटीजन्स को और प्रमोट करती हैं कि सिटीजन्स डिसिप्लिन में रहें, कमिटमेंट में रहें। साथ के साथ अगर आपको फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए जा रहे हैं तो कुछ ड्यूटीज भी साथ साथ आती हैं। देयर इज ऑलवेज द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशंस दैट नीड्स टू गो इन बैलेंस। दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटर्मिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। आर्टिकल 368 नाउ द पैसेजेस देयर। अब क्या करेंगे, जितना भी हमने नॉलेज ग्रास्प की है उसको पैसेज पे अप्लाई करेंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एक बार पैसेज समझ लेते हैं, फिर क्विकली विल बी डूइंग द क्वेश्चंस फॉलोड बाय दैट। आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स जैसा भी हमने पढ़ा, लाइक सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट एंड अ स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट। सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट में क्या चाहिए होता है
इट रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। तो 50% से ज्यादा मेंबर्स अगर प्रेजेंट है और वोटिंग कर रहे हैं तो अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं। दीज आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स अंडर 368। स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट्स के लिए क्या चाहिए होता है? इट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, जिसमें कि 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, दोनों राज्यसभा लोकसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, दोनों हाउस के कम से कम 2/3 मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट हों, वोट करें, अलॉन्ग विद मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटीज और सिग्निफिकेंस क्या है? टाइप 1 होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, जो आर्टिकल 249 में है। आर्टिकल 249 ये कहता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो फॉर एग्जांपल, अगर 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में और 150 ही आए हैं उसके अंदर से 245 मेंबर्स में से, देन स्पेशल मेजोरिटी 249 के लिए चाहिए होगी 101। स्पेशल मेजोरिटी एक होती है जो आर्टिकल 368 में मेंशन है। स्पेशल मेजोरिटी 368 के हिसाब से बोलती है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके अलावा मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ भी चाहिए हाउस की। तो इस केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है। राज्यसभा में पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मोर देन 123 मेंबर्स। जब भी राज्यसभा में कोई भी बिल प्रपोज होगा जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा, तो मोर देन 123 मेंबर्स का वोटिंग चाहिए, बैकिंग चाहिए, फॉर बैकिंग ऑफ ओवर 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टाइप 3 कौन सी मेजोरिटी है? स्पेशल मेजोरिटी दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 368 प्लस द स्टेट का रैटिफिकेशन, स्टेट का कंसेंट, जो अभी हमने पढ़ा। इसमें ये स्पेशल मेजोरिटी आती है व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एम्स टू ऑल्टर द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन। जब भी कभी भी फेडरल स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना होता है तब इस तरीके की मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये मेजोरिटी कहती है कि इट रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, as well as more than 50% of the state legislature। स्टेट लेजिस्लेटर में आपके जितने भी विधानसभा विधान परिषद आते हैं, दोनों हाउसेस जो स्टेट लेवल पर होते हैं, उनकी यहां पर मोर देन 50% अटेंडेंस चाहिए एंड रैटिफिकेशन चाहिए, डिटर्मिन थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी। कहां कहां पर 368 अप्लाई होगा? इट इंक्लूड्स द पैसेज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स दैट इंपैक्ट द फेडरलिज्म, सच एज चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस के रिलेटेड अगर आप करेंगे तो आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स चाहिए होगा। एक और रैटिफिकेशन पॉसिबल है स्पेशल मेजोरिटी, जो है आर्टिकल 61 का पार्ट। आर्टिकल 61 ये डिमांड करता है कि एटलीस्ट सपोर्ट होना चाहिए 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो पूरे हाउस का 2/3 स्ट्रेंथ होना चाहिए दोनों हाउसेस का। फॉर एग्जाम्पल, इन द लोकसभा स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड आर्टिकल 61 इज 364 मेंबर्स होने चाहिए, और राज्यसभा में एटलीस्ट 164 मेंबर्स होने चाहिए जिनको आर्टिकल 16 में अमेंडमेंट के लिए ओके करना होगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दैट सीक्स टू ऑल्टर द फेडरल स्ट्रक्चर। अब हम करना क्या चाहते हैं? चेंज फेडरल स्ट्रक्चर। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है तो कौन सा आर्टिकल यहां पर हमें यूज होगा? स्पेशल मेजोरिटी एज पर 249 एलिमिनेटेड, हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी एज पर 368 जो पैसेज में गिवन है, प्लस स्टेट रैटिफिकेशन यहां पे नहीं होगा रिक्वायर्ड, एंड स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 61 इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि रिमूव करना चाहता है एक सिटिंग जज को जो कि हाई कोर्ट के जज हैं। अब इस केस में कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी? तो सिटिंग जज के लिए इस केस में वी विल बी नीडिंग द स्पेशल मेजोरिटी इन द केसेस ऑफ आर्टिकल 368। सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट का रिमूवल है, तो इस केस में चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट जज के लिए हियर इट वाज मेंशन 368, यस 368 इज गिवन टू अस, तो 368 will be the correct answer. Simple majority, special majority, 368 plus ratification is the incorrect answer. 368 plus ratification will be the correct answer. In fact, इस केस में एक मिनट, special majority plus the state ratification, yes, D has to be the correct answer in this case because ये है आपका सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट के सेंस में बताया गया है, therefore ratification of the state भी रिक्वायर्ड होगा। तो इस केस में 368 तो लगेगा, प्लस स्टेट का रैटिफिकेशन भी चाहिए होगा, देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस।
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है एक फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसकी वजह से सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हैं. नाउ अ वोट इज टू बी कंडक्टेड टू अप्रूव द डिक्लेरेशन कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है कि ओके है कि नहीं. कौन सी टाइप की मेजॉरिटी चाहिए होगी इमरजेंसी प्रोविजंस में? तो यहां पर हमें स्टेट रैटिफिकेशन भी चाहिए होगा इमरजेंसी प्रोविजन में, जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा है. देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर एंड रिमेनिंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. लोकसभा ने पास करना चाहा एक मोशन ताकि वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज कॉल्ड द सीएजी को रिमूव कर सकें. लोकसभा के 500 मेंबर्स थे उस दिन एंड 300 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द लोकसभा. आउट ऑफ 500 मेंबर्स 300 वर प्रेजेंट आउट ऑफ टोटल 500 मेंबर्स. 234 मेंबर्स ने वोट किया फेवर में मोशन के कि हाँ रिमूवल कर दो. As per the passage, which of the following options needs to be correct? Motion cannot be passed because 50% of the members present and voting have not voted in the favor of the motion. बिल्कुल, क्योंकि 300 members थे यहाँ पर and 234 members passed in the motion. तो total members का हम लोगों को चाहिए 500 members का 250 होता है 50%. यहाँ पर सिर्फ 234 members ने अप्रूव किया था. तो इस केस में आंसर ए हैज टू बी करेक्ट कि मोशन को पास नहीं कर सकते क्योंकि 50% मेंबर्स ने प्रेजेंट और वोट नहीं करा. मतलब 500 का 50% होना चाहिए था. 250 मेंबर्स को प्रेजेंट और वोटिंग देनी थी, 234 ने दी है. देयरफॉर ए इज द करेक्ट आंसर. मोशन शुड बी पास्ड. इनकरेक्ट. मोशन कैन नॉट बी पास बिकॉज 50% आर नॉट प्रेजेंट. ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि वोटिंग भी चाहिए. इस ऑप्शन ने सिर्फ प्रेजेंट के लिए बोला है. Motion cannot be passed because 50% of members in the Lok Sabha have not assented to the bill. तो assented नहीं चाहिए यहाँ पे, present and voting चाहिए. Indirect reasoning है. Moving ahead, Lok Sabha wants to pass a bill जो चाहता है simple. लोक सभा में 500 members हैं on that day, तो simple bill चाहता है पास करना. तो लोकसभा के टोटल members हैं 500, उसमें से उस दिन 300 present थे. 234 members ने फेवर में वोट कर दिया. अगेन अ 50% लैकिंग बट इट इज अ सिंपल मेजॉरिटी केस. तो इस केस में बिल को पास कर दिया जाएगा क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के केसेस में 50% नहीं चाहिए, वो स्पेशल में चाहिए होता है. तो बिल इज पास बिकॉज मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैव वोटेड इन द फेवर ऑफ द मोशन. देयरफॉर इट विल बी पास्ड. बिल कैन नॉट बी पास्ड. बिल कैन नॉट बी पास्ड. क्लियर एलिमिनेटर्स हैं. बिल पास बिकॉज 50% मेंबर्स हैव नॉट असेंटेड. असेंट करना तो जरूरी है वरना बिल कैसे पास होगा. तो इनडायरेक्ट आंसर होगा और इनकरेक्ट. अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज. आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है जो पर्सन्स डिटेन्ड होते हैं उनके कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है डेटन्यू के, ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जब उनको अरेस्ट करते हैं तो उनका राइट होता है कि उनको लॉयर प्रोवाइड कराया जाए. मतलब या तो वो खुद का लॉयर हायर कर सकते हैं वरना फ्री लीगल एड भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन आर्टिकल है. तो उनको रिप्रेजेंटेशन का राइट देना चाहिए, जो एडवाइजरी बोर्ड ने कहा. एडवाइजरी बोर्ड ने रिपोर्ट किया कि डिटेंशन इज नॉट जस्टिफाइड. अगर डिटेंशन जस्टिफाइड नहीं है तो डेटेन्यू को उसी टाइम रिलीज कर दो. मतलब अगर विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स अरेस्ट किया गया है तो उसी टाइम उसको रिलीज करना होगा. एडवाइजरी बोर्ड ने इफ एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट दैट डिटेंशन इज जस्टिफाइड, अगर बिल्कुल वैलिड ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है तो गवर्नमेंट में फिक्स द पीरियड फॉर डिटेंशन. तो गवर्नमेंट उस केस में कितने दिन के लिए अरेस्ट करना है, कस्टडी में रखना है, वो फिक्स कर सकती है. एडवाइजरी बोर्ड ने कंक्लूड किया कि एक्सपीडिशियसली इस मैटर को खत्म करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है ओपिनियन विद द टाइम प्रिस्क्राइब बाय द लॉ. अगर आप इस केस में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम प्रोसेस को ड्यूली फॉलो नहीं करते हो तो डिटेन को फेलियर मान लिया जाता है, डिटेंशन को फेलियर मान लिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट जो कि जिसने आर्टिकल 22 को थोड़ा सा अमेंड किया है और रिड्यूस करा मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट ऑब्टेनिंग द एडवाइजरी बोर्ड इज फ्रॉम 3 to 2 months. मतलब मैक्सिमम आप 2 months तक के लिए ही डिटेन कर सकते हो. ये अमेंडमेंट आ गई है. A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास फेमस केस में पिटिशनर ने हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की, जो भी हमने पढ़ा भी है. दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिट जो कि अनलॉफुल डिटेंशन के लिए बनाई गई है. तो मद्रास जेल में ये फाइल किया गया. ये देखा गया कि हेबियस कॉर्पस की रिट
इसलिए फाइल करते हैं क्योंकि इंसान की पर्सनल लिबर्टी ले ली जाती है। तो whether the Preventive Detention Act 1950 is ultra vires of fundamental right, whether it is violating or infringing it। तो ये देखा गया उस केस में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक्ट वाज इंट्रा वायर्स, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है, क्योंकि अगर प्रिवेंटिव सेंस में किसी को डिटेन किया जाता है कि जब लगता है ये पर्सन कोई क्राइम कर सकता है, तो प्रिवेंटिव सेंस में जब अगर हम उसको डिटेन करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन वायलेट नहीं कर रहा, विद एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 14 दैट इज इलीगल, ओनली सेक्शन 14 इज इलीगल एंड अल्ट्रा वायर्स। ये फर्दर देखा गया कि आर्टिकल 21 भी इज एप्लीकेबल टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑल्सो परमिट्स the detention beyond the period of 3 months and excludes the necessity of consulting an advisory board. It is not obligatory on the parliament to prescribe any maximum period. खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक मैटर में देखा गया कि कोर्ट ने स्टेट किया कि पर्सनल लिबर्टी was not only limited to the bodily restraint or enforcement. खड़क सिंह को चार्ज किया गया डेकॉइटी केस में, बट उसको रिलीज कर दिया गया क्योंकि कोई एविडेंस, ठोस एविडेंस उसके खिलाफ नहीं मिला। हाउएवर पुलिस ने मॉनिटर किया उसकी मूवमेंट्स को, उसका पीछा किया, उसकी एक्टिविटीज को डे एंड नाइट मॉनिटर किया। कोर्ट ने ये बोला कि इट्स एन अनऑथराइज्ड इंट्रूजन, कि अगर जब उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जब उसका एक्विटल हो चुका है, तो अब आप उसकी राइट टू प्राइवेसी क्यों बार्जन कर रहे हो? तो it's an unauthorized intrusion into person's home and disturbance that is causing him, and that is violating Article 21, personal life and liberty. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने एक्सप्रेस किया पर्सनल लिबर्टी को, जो कि आर्टिकल 21 में इंश्राइंड है बहुत डिटेल में, जिसमें प्रोटेक्शन मिलती है अंडर आर्टिकल 19 से भी, जो कि खड़क सिंह में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन हैज बीन एनॉर्मस एंड पॉजिटिव. Use of preventive measures from being victimized with unlawful use of preventive detention has been the safeguard massively by writ of habeas corpus. That's like a boon for the preventive detention cases. Double jeopardy जो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 है, वो कहता है ऑथ्रिफोइस कॉन्विक्ट कहते हैं हम जिसको मैक्सिम में, कि कभी भी किसी को सेम क्राइम की 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ये भी है कंसिस्टेंट विद द पिटिशनर्स डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस नाउ, इंडिया में न्यू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया, जिससे कि डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट अ ट्रायल 6 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टिंग एडवाइजरी बोर्ड। मतलब एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट किए बिना 6 महीने के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। एक्ट ने अथॉरिटीज को यह भी पावर दी कि वो मॉनिटर कर सकते हैं उस इंसान की मूवमेंट्स, एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग। एक सिटीजन था आर्यन, हैज बीन डिटेन्ड अंडर दिस एक्ट, उसको 5 महीने से अरेस्ट किया हुआ था। आर्यन के लॉयर ने रिट ऑफ हेबस कॉर्पस फाइल कर दिया चैलेंजिंग इट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड न्यूली इनैक्टेड लॉ, कौन सा स्टेटमेंट इस केस में एक्यूरेट रहेगा एज पर द लीगल प्रिंसिपल्स? Preventive Detention Act of India is unconstitutional. It is valid and constitutional. It is definitely unconstitutional. Definitely. It is not valid. ये तो obviously ultra wires में होगा। इसने कहा माना unconstitutional है, लेकिन as it permits the monitoring only. सिर्फ monitoring की वजह से है कि वो पीछा कर रहे हैं। जो ये 6 महीने के लिए उसको अरेस्ट कर लिया है, ये भी तो वायलेटिव है, तो इसका रीजन गलत है। सी का रीजन बिल्कुल एक्यूरेट है। इसने कहा ये आपका वायलेट कर रहा है आर्टिकल 21, पूरा का पूरा एक्ट वायलेट कर रहा है आपका 21, क्योंकि डिटेंशन एक तो आपने 6 महीने का कर दिया है विदाउट कंसल्टिंग एडवाइजरी बोर्ड, तो नेट नेट अरेस्ट ही आपका टोटल ऐसा है, देयरफॉर ये करेक्ट आंसर होगा। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी जस्टिफिकेशन। अगर जस्टिफिकेशन भी दे दोगे तब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन 6 महीने एक्सटेंड करना बहुत बड़ा पीरियड है, देयरफॉर ये इनकरेक्ट आंसर होगा। Which case established that personal liberty under Article 21 includes protection not only from bodily restraint but also from unauthorized intrusion? तो आपको बताना है कौन सा केस लॉ ऐसा है पैसेज से जो जस्टिफाई कर रहा था इस बात को। क्लियरली दैट वाज खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AK गोपालन, मेनका गांधी, एंड दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पर्सनल लिबर्टी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन में कौन से केस ने एक्सप्लिसिटली ये मेंशन किया कि वाइडर स्कोप होता है पर्सनल लिबर्टी का, जो आर्टिकल 21 में गिवन है? अगर हम पुराने केसेस से कंपेयर करें,
आर्टिकल 19 को भी हमें इसके परव्यू में लेना चाहिए। तो ये वाला एग्जाम्पल आर्टिकल 19 से इसकी कनेक्टिविटी हमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में मिली थी एज पर द पैसेज, देयरफॉर रिमेनिंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। Intricate landscape of Indian jurisprudence concerning the personal liberty and preventive detention, कौन से केस ने, अगेन आपको केस लॉ बताना है, कौन से केस ने मेटिकुलसली मतलब प्रिसाइसली स्क्रूटनाइज करा कॉन्स्टिट्यूशनल की वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट, साथ साथ ये भी डेल्व इनटू द डिटेल्स ऑफ द न्यूआंसेस ऑफ पर्सनल लिबर्टी, साथ साथ ये भी बताया कि एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू लेना नेसेसरी होता है, प्लस साथ साथ ये भी बताया कि विल हैव टू शेप अप द कॉन्टूर्स ऑफ सेफगार्डिंग citizens right against the arbitrary action। तो इस केस में ये वाली सारी बातें आपको बताई गई हैं AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। खड़क सिंह, मेनका गांधी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट आर इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइसेस। In the intricate web of Indian constitutional law pertaining to preventive detention and personal liberty, कौन से केस ने pivotal role play किया, बहुत important role play किया in delineating the delicate balance between the necessity of preventive detention, साथ साथ आपको fundamental rights को भी safeguard करना है और साथ साथ आपको elucidate करनी है the principles that govern the permissible duration of detention without advisory board review, thereby leaving a profound impact on the jurisprudence। तो कौन सा केस इस तरीके से रहा इस केस में? खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एज पर द पैसेज इज द करेक्ट आंसर। AK गोपालन, मेनका गांधी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे पॉइंट्स जिसमें कि एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू नहीं लिया गया ऐसा मेंशन नहीं था, दैट वाज मेंशन इन खड़क सिंह केस एंड देयरफॉर B इज द करेक्ट आंसर चॉइस। तो आज की क्लास में आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, जैसे कि DPSP, फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट। रिट्स पे खास करके ध्यान देना है क्योंकि रिट्स पे अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपसे क्लैट पूछता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जितने भी निटी-ग्रिटीज हैं उनको क्लियरली पढ़ें, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी क्लैरिटी रखें एंड अकॉर्डिंगली पैसेज पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको अप्लाई करेंगे। एंड अगेन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड, डू दैट अकॉर्डिंगली एंड यू विल श्योरली गोइंग टू एक्सेल। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।